मैं सत्येंद्र सिंह, जस एकेडमी में आपका स्वागत है। हम लोगों ने बच्चों पिछले क्लास में देखा था कूलाम का नियम। हम लोगों ने देखा था कि अगर दो बिंदुवत आवेश को किसी माध्यम में अगर हम रखते हैं या निर्वात में रखते हैं तो उनके बीच लगने वाला जो आकर्षण या प्रतिकर्षण बल होगा वो कितना होगा, उसका मैग्नीट्यूड निकालने का जो तरीका था हम लोगों ने देख लिया। तो जो लोग आज पहली बार इस क्लास को देख रहे हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन में हमने लिंक दिया है, पहले उस क्लास को आप देख लें ताकि वो अच्छे से समझ में आ जाए आपको। ठीक है, या तो आप प्लेलिस्ट में चले जाइए और वहाँ पर आप देख लीजिए फिजिक्स क्लास 12 2020-21 सत्र का। ठीक है बच्चों, तो वहाँ पर प्लेलिस्ट मैंने बनाया है, आप अच्छे से देख लीजिए। तो बच्चों आइए हम लोग देखते हैं, और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले सब्सक्राइब कर ले, फिर शुरू करते हैं। ठीक है बच्चों, आइए देखते हैं। हम लोगों ने बच्चों एक चीज़ क्या देखा कि अगर ये बिंदुवत आवेश है Q1 और ये Q2 और ये बच्चों R दूरी पर रखा है, और ये बच्चों कहाँ है, एयर या बच्चों क्या है, निर्वात, या तो वायु है या तो निर्वात है, या एयर है या वैक्यूम है, तब इनके बीच जो लगने वाला बल बच्चों आया था F एयर बराबर 1/4πε0 Q1 Q2 बटे R², ये आया था बच्चों। और अगर इन्हीं आवेशों को हमने कहाँ रख दिया बच्चा, किसी माध्यम में हमने रख दिया, किसी मीडियम में अगर हमने रख दिया, माध्यम में रख दिया, ये बच्चों कब के लिए है, माध्यम के लिए। अगर हमने किसी माध्यम में रख दिया तो इनके बीच जो लगने वाला बल है 1/4πε0 के Q1 Q2 बटे R²। ठीक है बच्चों, और ये क्या है, माध्यम का परावैद्युतांक, डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट, ये बच्चों था। ठीक है, तो आज हम लोगों ने पिछले क्लास में देखा था कि F मीडियम बराबर F एयर बटे K, ये हमारा डेरिवेशन आया था। आज बच्चों हम लोग देखेंगे इसी में कुछ और चीज़ें देखेंगे। जैसे बच्चों हमने कहा कि अगर निर्वात या वायु में रखा है तो इनके बीच लगने वाला जो बल है वो होगा 1/4πε0 Q1 Q2 बटे बच्चों R², ये है। अगर इसी आवेश को माध्यम में रख दिया जाए, माध्यम में रख देते हैं तो लगने वाले बल का मान 1/4πε0 इंटू के, और यहाँ से क्या हो जाएगा, Q1 Q2 बटे R²। हम ये चाहते हैं बच्चों जैसे यहाँ पर K नहीं आया है वैसे यहाँ पर भी ना आए, तो हम क्या करें, हम इस K को हटाएंगे तो जो ε0 लिखते हैं इसे हटा देंगे और यहाँ बच्चों केवल लिखेंगे एप्सिलॉन। क्या लिखेंगे बच्चों, एप्सिलॉन लिखेंगे। अब यहाँ पर बच्चों एप्सिलॉन लिखते हैं तो ये जो एप्सिलॉन है वो बच्चों आपको क्या है, माध्यम की निरपेक्ष वैद्युतशीलता। ये जो एप्सिलॉन है ये बच्चों एप्सिलॉन, ये क्या है, माध्यम की निरपेक्ष वैद्युतशीलता, निरपेक्ष वैद्युतशीलता। ठीक है बच्चों, ये क्या है, माध्यम की निरपेक्ष वैद्युतशीलता। अब बच्चों यहाँ से अगर हम देखें तो अब इसी का अगर बच्चों हम डिवाइड करें, समीकरण इसे 1 मान ले, इसे समीकरण 2 मान ले, अगर इसी को बच्चों हम डिवाइड करें तब क्या होगा, तो बच्चा देखते हैं क्या होता है। तो यहाँ से F एयर बराबर F एयर बटे F मीडियम, तो यहाँ पर एयर का क्या है, 1/4πε0 Q1 Q2 बटे बच्चों R² बटा, यहाँ क्या हो जाएगा 1/4πε Q1 Q2 बटे बच्चों R²। अब बच्चों ये सेम है, पूरा कट गया। ठीक है बच्चों, तो यहाँ से क्या बचा, F एयर अपान F मीडियम बराबर 1/4πε0 बटा 1/4πε। ठीक है बच्चों, अब ये बच्चों कहाँ जाएगा, ऊपर जाएगा, और ये कहाँ जाएगा, यहाँ पर आएगा,
तो एफ एयर अपान एफ मीडियम बराबर क्या हो जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन इंटू बच्चों क्या हो जाएगा 1, क्योंकि ये ऊपर जाएगा यहाँ पर तो एक हो जाएगा और ये एक यहाँ जाएगा तो 4 पाई एप्सिलॉन डॉट इंटू 1। क्या 4 पाई से 4 पाई कट गया तो यहाँ बच्चों बचा एफ एयर अपान एफ मीडियम बराबर एप्सिलॉन अपान एप्सिलॉन डॉट। तो ये बच्चों हमारा एक रिलेशन आ गया। ठीक है बच्चों, ये एक रिलेशन अब यहाँ आ गया। अब बच्चों देखते हैं इसी रिलेशन पे थोड़ा और आगे चलते हैं। ये रिलेशन आ गया। अब बच्चों ये क्या है, ये है माध्यम की निरपेक्ष वैद्युशीलता और ये क्या है निर्वात की वैद्युशीलता। ये माध्यम हम ये भी कह सकते हैं माध्यम की वैद्युशीलता, माध्यम की निरपेक्ष वैद्युशीलता, निरपेक्ष वैद्युतशीलता। ठीक है बच्चों, और ये क्या है वायु या निर्वात, हम कह सकते हैं निर्वात की वैद्युतशीलता, वैद्युतशीलता। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पर ये चीज आ गया। हम लोग एक चीज और पढ़े बच्चा, क्या पढ़े हैं एफ एयर अपान एफ मीडियम इक्वल टू के। तो बच्चों ये बताओ एफ एयर अपान एफ मीडियम की जगह पर हम के रख सकते हैं कि नहीं, यहाँ पर बताइए। तो अगर हम इसके जगह पर हम के रख दे तो के बराबर बच्चों क्या हो जाएगा एप्सिलॉन अपान एप्सिलॉन नॉट। समझ में आ गया बच्चों, तो एप्सिलॉन अपान एप्सिलॉन नॉट। तो ये भी आ गया, ये फार्मूला आ गया। और बच्चों एक चीज बताओ, अगर हम यही से इसका गुणा कर दे तो एप्सिलॉन बराबर एप्सिलॉन नॉट इनटू के, एक फार्मूला ये भी बन गया। ठीक है बच्चों, तो अगर हम देखें तो हमारा जो कुल रिलेशन बना यहाँ पर क्या बना, तो हमारा जो रिलेशन बच्चों बन गया यहाँ पर देखते एफ एयर बटा एफ मीडियम बराबर बच्चों के, और यही के बराबर एप्सिलॉन अपान एप्सिलॉन नॉट। और एक चीज बच्चों देखो ये चीज आ गया ना, अब यहाँ पर ये आया है एप्सिलॉन अपान एप्सिलॉन नॉट, माध्यम की निरपेक्ष वैद्युशीलता और ये निर्वात की वैद्युशीलता। ठीक है, माध्यम की निरपेक्ष वैद्युशीलता और ये बच्चों निर्वात की वैद्युशीलता। तो यहाँ से हम इसे क्या, हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, ये एक दूसरे को रिलेट कर रहा है, ये निरपेक्ष वैद्युशीलता और निर्वात की वैद्युशीलता। तो बच्चों हम इसी के बराबर क्या लिख सकते हैं, ये एप्सिलॉन अपान एप्सिलॉन डॉट। तो यही बच्चों एप्सिलॉन अपान एप्सिलॉन डॉट की जगह पर हम एप्सिलॉन आर भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं एप्सिलॉन आर। और ये बच्चों जो एप्सिलॉन आर है ये बच्चों है अपेक्षिक, यहाँ बच्चों देखिए हम लिखते हैं आपेक्षिक वैद्युशीलता, आपेक्षिक वैद्युशीलता, वैद्युतशीलता। ठीक है बच्चों, इसे हम कहते हैं रिलेटिव परमिटिविटी, रिलेटिव परमिटिविटी, रिलेटिव परमिटिविटी। ठीक है बच्चों, तो कहीं कहीं ये भी देखने को मिलता है, तो आप इसमें कंफ्यूज मत होइएगा। तो कुल मिला के ये आपका इतना फार्मूला बना। ठीक है बच्चों, तो चाहे आप इसके बराबर लिखिए, चाहे आप इसके बराबर लिखिए, चाहे आप इसके बराबर लिखिए, चाहे जो आप लिखिए, अब यहाँ से सवाल के सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। ठीक है बच्चों, तो और एक फार्मूला आपका बच्चों क्या आया, ये आया फार्मूला, क्या आया वो वाला। तो ये क्या है बच्चों एप्सिलॉन बराबर एप्सिलॉन डॉट इनटू के। तो जरा बच्चों देखो अभी जब ये कब का था माध्यम में, जब ये माध्यम में रखा था तो अभी हमने फार्मूला बताया था एफ मीडियम बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन डॉट इनटू के और Q1 Q2 बटे आर स्क्वायर। चाहे आप ऐसे लिखो, जब आवेश माध्यम में रखा है तब के लिए फार्मूला चाहे आप ऐसे लिखो या बच्चों ऐसे लिखो। अब जरा देखो बच्चों हमने यहाँ पर क्या किया, केवल एक ही चीज़ तो किया है, केवल यहाँ पर यही चीज़ तो किया है। इसकी जगह बच्चों हम लोग क्या लिखा है एप्सिलॉन,
क्या लिखा है, एप्सिलॉन। तो चाहे ये आप लिखिए इस रूप में, चाहे इस रूप में लिखिए, दो का दोनों जो रूप है बच्चों वो क्या है, दो का दोनों रूप सही है। ठीक है बच्चों, तो ये क्या था, ये किसी मीडियम में आवेश को रखने पर उसके बीच लगने वाले बल का मान था। ये बच्चों इस दोनों के बीच में क्या था, रिलेशन था। ठीक है बच्चों, आइए अब हम लोग देखते हैं कूलाम के नियम का जो सदिश रूप है, जो वेक्टर फॉर्म है, उसको देखते हैं। ठीक है बच्चों, तो अगली हेडिंग बनाइए, कूलाम के नियम का सदिश रूप, वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलाम्स लॉ। ठीक है बच्चों, तो यहां पर हम लिखेंगे, हेडिंग डालेंगे, कूलाम के नियम का सदिश रूप, सदिश रूप, इसे इंग्लिश कहेंगे वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलाम्स लॉ। कूलाम के नियम का सदिश रूप, जो कूलाम का नियम है बच्चों उसका सदिश रूप क्या होगा, ये हम लोगों को देखना है। तो बच्चों कूलाम के नियम का सदिश रूप अगर जानने से पहले क्यों यूज होता है, तो बच्चों हम लोगों ने क्या पढ़ा, दो आवेशों के बीच जो बल लगता है उसे बच्चों हम लोग इलेक्ट्रिक फोर्स कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, इलेक्ट्रिक फोर्स। और ये जो इलेक्ट्रिक फोर्स है ये दो प्रकार का होता है, दो नेचर का होता है, या तो बच्चों अट्रैक्शन होगा या तो बच्चों रिपल्सन होगा। ठीक है बच्चों, और हमने इस इलेक्ट्रिक फोर्स का जो क्या कहते हैं फार्मूला, जो मैग्नीट्यूड है, मैग्नीट्यूड को निकालने के लिए, परिमाण को निकालने के लिए बच्चा जो फार्मूला हम लोगों ने प्राप्त किया वो क्या था बच्चों, F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन डॉट Q1 Q2 बटे R स्क्वायर। इस फार्मूले को आप दिमाग में बैठा लो बच्चों। और 1/4 पाई एप्सिलॉन डॉट का मान कितना होता है, 9 × 10⁹। ठीक है बच्चों, कितना होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन डॉट का मान कितना होता है, क्या कहते हैं 9 × 10⁹। ठीक है बच्चों, अब आइए यहाँ पर देखते हैं कि अगर ये तो मैग्नीट्यूड हो गया, लेकिन बच्चों बल एक सदिश राशि होती है, चाहे वो विद्युत बल हो, चाहे जो भी बल हो, चाहे गुरुत्वाकर्षण बल हो, एक सदिश राशि होती है। और सदिश राशि बच्चों परिमाण के साथ साथ दिशा भी पाया जाता है। परिमाण तो निकालने के लिए हमारे पास ये फार्मूला हो गया, लेकिन दिशा हम लोग कैसे जानेंगे किधर होगा बच्चों, तो उसके लिए कूलाम का सदिश रूप देखा जाता है। ठीक है बच्चों, तो अगर कोई पूछे कूलाम के सदिश का जो नियम है, जो रूप है, वो किस लिए होता है, तो आप कहोगे कूलाम के नियम से जो बच्चों क्या कहते हैं परिमाण पाया जाता है उसके बारे में, उसकी दिशा को बताने के लिए। ठीक है बच्चों, आइए देखते हैं। तो इस एक चीज़ तो हम जान गए कि कोई भी अगर भौतिक राशि है, अगर सदिश राशि है, तो वो बच्चों उसमें क्या होगा, परिमाण भी होगा और बच्चों क्या होगा, दिशा होगी, मैग्नीट्यूड होगा और बच्चों डायरेक्शन होगा। अब बच्चों डायरेक्शन निकालने के लिए, दिशा निकालने के लिए हम एक वर्ड का उपयोग करते हैं जो आप लोगों ने बच्चों पढ़ा होगा। कहाँ पर, जो आपका जो बच्चों चैप्टर है कि कहते हैं सदिश, तो उसमें आपने पढ़ा होगा, क्या पढ़ा होगा कि किसी सदिश का जो डायरेक्शन निकालते हैं, दिशा निकालते हैं, वो यूनिट वेक्टर से निकालते हैं, एकांक सदिश। ठीक है, तो बच्चों जैसे हमने एक सदिश ए लिखा, जरा समझिएगा, भूमिका थोड़ा बना देते तब फिर बताते हैं। जैसे बच्चों हमने क्या लिखा, एक सदिश हमारे पास ए है, ये एक राशि है और इस पर हमने ऐसे तीर लगा दिया, तो अब ये सदिश हो गया और ये सदिश है। अब बच्चों ये सदिश है, तो सदिश का परिमाण अगर बच्चों लिखे परिमाण, तो बच्चों इस सदिश का परिमाण अगर हम निकालें, मैग्नीट्यूड बच्चों निकालें, मैग्नीट्यूड अगर हम निकालें, तो इसी को बच्चों हम लोग माड में बंद कर देते हैं। अगर ये माड में बंद कर दिया तो ये इस सदिश का बच्चों क्या होगा, परिमाण हो गया। अब बच्चों चाहे आप ऐसे लिखो, चाहे बच्चों ऐसे लिखो, ऐसे, ये भी सदिश का क्या है बच्चों, परिमाण। ठीक है, तो चाहे आप ऐसे लिखो चाहे ऐसे लिखो। अगर बच्चों हमारे पास आर वेक्टर है तो इसका परिमाण बच्चों कितना होगा, माड आर वेक्टर, या बच्चों हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है,
लेकिन अब इस सदिश की अगर हमें दिशा निकालनी है तो बच्चों अगर दिशा निकालनी है तो हमें क्या लिखना होगा, हमेशा बच्चों एकांक सदिश निकालना होगा। एकांक सदिश आपने पढ़ा होगा, यूनिट वेक्टर, यूनिट वेक्टर एकांक सदिश। अब जैसे ए है तो ए का जो सदिश होगा एकांक सदिश वो बच्चों क्या होगा, ए कैप होगा। क्या होगा, ए कैप। अब ए का जो एकांक सदिश है बच्चों वो क्या होगा, ए कैप होगा। ठीक है बच्चों, आइए बच्चों देखते हैं। अब ये ए कैप है, अब इस ए कैप में बच्चों अब आर का जो एकांक सदिश होगा बच्चों आर कैप। ए का एकांक सदिश ए कैप, आर का एकांक सदिश आर कैप। तो बच्चों आपने पढ़ा है, क्या पढ़ा है कि अगर कोई भौतिक राशि है, जो भौतिक राशि का कोई भौतिक राशि है, अगर बच्चों उसका अगर हम परिमाण देखें, अगर उसका क्या कहते हैं हम उसका मान देखें तो उसमें दो चीज़ें होती है, परिमाण। तो परिमाण में बच्चों क्या, तो दिशा, किसी भी भौतिक राशि अगर वो सदिश राशि है तो परिमाण और दिशा दोनों होगा। तो अगर हम बच्चों हमारे पास सदिश ए है तो अगर हम इसका निकालें तो ये क्या होगा, परिमाण हो गया। तो इस सदिश का अगर हम ए कैप निकालें तो बच्चों क्या होगा, ए वेक्टर अपान बाड ए वेक्टर। चाहे आप ऐसे लिखो, चाहे बच्चों ए वेक्टर अपान ए लिख सकते हो। ठीक है बच्चों, ये क्या हो गया, ए की दिशा हो गई, ये क्या हो गई, सदिश राशि हो गई, और ये क्या होगा उसका परिमाण। ठीक है बच्चों, तो समझिएगा ये क्या हो गई, सदिश राशि। तो सदिश राशि में अगर हम उसके परिमाण और ये दिशा, तो ये बच्चों क्या हो गई, ये एक सदिश राशि हो गई। अब ऐसे बच्चों अगर हमें आर लिखना है, आर का हम आर कैप निकालेंगे, क्या होगा, आर वेक्टर अपान माड आर वेक्टर, या बच्चों हम माड में ना लिख के ऐसे ही लिख सकते हैं आर। ठीक है बच्चों, तो अगर हम आर वेक्टर निकालें तो बच्चों हम इसका यहाँ गुणा कर देंगे तो क्या हो जाएगा, आर इंटू आर कैप। तो ये बच्चों फार्मूला हमारा बना। ठीक है बच्चों, तो ये जो कैप है ये हमेशा उसके डायरेक्शन को बताता है, उसके दिशा को बताता है। अब एक चीज़ जरा देखिए बच्चों, एक चीज़ और। अब यहाँ पर एक हमने एक निर्देशांक खींचा, ये क्वाड्रेंट, ये एक्स अक्ष बच्चों और ये वाई अक्ष। ठीक है बच्चों, ये क्या है बच्चों, मूल बिंदु है। ये क्या है, मूल बिंदु। और मूल बिंदु पर किसी भी वस्तु, किसी भी क्या कहते हैं राशि का जो निर्देशांक है बच्चों वो क्या होता है, 0, 0। अब इस प्लेन में बच्चों दो आवेश रखे हैं, एक Q2 और एक आवेश बच्चों रखा है Q1। एक Q2 रखा है और बच्चों एक क्या रखा है, Q1। ठीक है, अब इस जरा समझिएगा, यहाँ से इसकी जो दूरी है, ये बच्चों इस मूल बिंदु से जो दूरी है वो R2 वेक्टर है, R2 है, और यहाँ से जो दूरी है वो बच्चों कितना है, R1 है। कितना है बच्चों, R1 है। ठीक है बच्चों, अब यहाँ से ये दूरी इसकी देखिए, ये R2 और ये R1। फिर से समझिए, यहाँ से ये आवेश है तो इसकी स्थित सदिश, ये इसका लोकेशन बच्चों यहाँ पर, ये इसका स्थित सदिश, और ये बच्चों इसका यहाँ पर पोजीशन वेक्टर। ठीक है, ये पोजीशन है इसका। तो अब बच्चों ये बताओ, ये दो आवेश है, अगर ये धनात्मक प्रकृति का है या तो बच्चों अगर ये समान आवेश है, समान प्रकृति का आवेश है, तो एक दूसरे क्या करेंगे, प्रतिकर्षित करेंगे, दूर भेजेंगे। अगर विपरीत प्रकृति के है, मतलब अगर एक प्लस है एक माइनस है, तो एक दूसरे क्या करेंगे बच्चों, आकर्षित करेंगे। तो अगर ये हमने कह दिया कि ये समान प्रकृति के है, तो ये बच्चों क्या करेगा, ये आवेश ये Q1 Q2 पे क्या करेगा, बल लगाएगा। किधर की ओर बच्चों, इधर की ओर। Q2 क्या करेगा, ये बल लगाएगा, किधर, इधर की ओर। ये Q1 इस Q2 को क्या करेगा, धक्का मारेगा। और ये जो बच्चों दूरी होगी, ये इनके बीच की क्या हो गई बच्चों, दूरी हो गई। जब इधर बल लगाएगा तो बच्चों उस बल को हम क्या कहेंगे, F21। जो बच्चों देखिए 2 है, किस पर बल लगा, 2 पर, तो F2 किसके द्वारा लगा, 1 के द्वारा। तो हम कहेंगे F21 को पढ़ेंगे
2 पर 1 के द्वारा लगाया गया बल। ठीक है बच्चों, अब ऐसे अगर ये इस पर बल लगाएगा तो ये इस पर भी बल लगाएगा कि नहीं बच्चों? तो ये क्या कर सकता है, इस पर भी बल लगाएगा। अगर ये इस पर बल लगाएगा तो बच्चों किधर लगाएगा, ऐसे लगाएगा। कितना बल लगाएगा, F। कितना बच्चों, 1 2। समझ में आ गया? अब 1 2 का मतलब क्या है, 1 पर 2 के द्वारा लगाया गया बल। अब बच्चों आप कहोगे सर जी इनके बीच की दूरी, तो बच्चों ये इसके बीच की जो दूरी होगी, जरा देखिएगा, जब ये बल लगाएगा इस पर तो दूरी बच्चों क्या होगा, दूरी ये आपका होगा R1 2। क्या होगा बच्चों, R1 2। इसका मतलब कि जो बल लग रहा है वो बच्चों कहाँ से लगना शुरू हुआ, 1 से, और कहाँ तक बच्चों गया, 2 तक, 1 से 2 तक। अब जब इस पर बल लगाया तो ये बच्चों क्या होगा, जो दूरी होगा वो बच्चों होगा R21। तो बल कहाँ से लगना शुरू हुआ, 2 से, और कहाँ तक आया, 1 पर। समझ में आ गया? अब समझिएगा, यहाँ पर ये बल है, 2 पर 1 के द्वारा लगाया गया बल, तो इसकी जो बीच की जो दूरी होगी बच्चों, यह क्रिया रेखा आप कह सकते हैं, वो क्या होगा बच्चों, ये होगा R12। मतलब 1 से लगना शुरू हुआ, कहाँ तक लगा बच्चों, 2 तक। ठीक है बच्चों, अब ये इतनी बात हो गई। तो यहाँ पर एक चीज आप लिख लो, क्या लिख लोगे, F12 का मतलब है 1 पर 2 के द्वारा लगाया गया बल। ठीक है बच्चों, अब ऐसे हम क्या लिख सकते हैं, F21 भी लिख सकते हैं। तो 2 पर 1 के द्वारा लगाया गया बल। ठीक है बच्चों, तो ये है इसका मतलब। अब यहां से बच्चों हम क्या करेंगे, अब जरा बच्चों देखो, अब बच्चों ये बताओ, अब यहां पर क्या है, R वेक्टर R12। तो ये बच्चों क्या है, सदिश है। जब हम सदिश निकालते हैं तो हम हमेशा क्या लिखेंगे, R2 माइनस बच्चों क्या हो जाएगा, R1। R2 माइनस क्या हो जाएगा, R1। ठीक है, ये बच्चों पोजीशन वेक्टर है। तो जब हम R12 लिखेंगे तो R2 माइनस क्या लिखेंगे, R1 लिखेंगे, R2 माइनस R1। तो यहाँ पर ये R2 माइनस R1, और अगर हम R21 लिखेंगे तो क्या होगा बच्चों, R1 माइनस R2। ठीक है बच्चों, तो अगर ये वाला लेते हैं तो ये हो जाएगा R1 माइनस R2, R1 माइनस R2। अब बच्चों यहाँ से देखते हैं, अब देखते हैं जो कूलाम का नियम को जो सदिश रूप। तो अगर बच्चों अगर हम F12 की बात करते हैं तो क्या होगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बट्टे बच्चों क्या हो जाएगा, R। देखिए हम 1 2 पकड़े हैं ना, तो यहाँ पर क्या होगा, R21। ठीक है बच्चों, ये क्या हो गया, ये तो बच्चों इसका परिमाण हो गया, ये क्या हो गया, इसका परिमाण हो गया। लेकिन बच्चों हमें क्या करना पड़ेगा, दिशा भी लिखना पड़ेगा, हमें इसका दिशा भी लिखना पड़ेगा। अब बच्चों इसकी अगर हम दिशा लिखते हैं तो हमें यहाँ क्या करना पड़ेगा, R21 कैप लिखना पड़ेगा, क्योंकि ये बच्चों क्या है, इस क्रिया रेखा का दिशा है, और यहाँ पर हम बच्चों क्या लगा देंगे, कैप लगा देंगे, तो इसका डायरेक्शन क्लियर हो गया। ठीक है बच्चों, अब ये क्या हो गया, ये इसका मान हो गया, ये इसका मान हो गया। ठीक है, इतना बच्चों क्या बता रहा है, ये परिमाण बता रहा है, और ये बच्चों क्या बता रहा है, दिशा। इसका मतलब इसकी जो दिशा है वो लगने की दिशा 2 से 1 तक, यहाँ से क्या है, 2 से 1 तक ऐसे बल, यहाँ से बल लगना शुरू हुआ और यहाँ तक ऐसे लगा, मतलब ये ऐसे बल इस पर ऐसे लगा रहा है। ठीक है बच्चों, तो अब यहीं पर अगर हम इसका क्या रखें बच्चों, मान रखें, अगर यहाँ पर हम बच्चों मान रखें तो हम लोग एक चीज जानते हैं, अभी हमने बताया कि R कैप बराबर क्या होगा, R वेक्टर अपार क्या होगा, R। तो अगर से बच्चों अगर हम R21 कैप अगर बात करें तो R21 वेक्टर बच्चा क्या हो जाएगा, इनटू R, R21। ठीक है, ये क्या है, एकांक सदिश
और ये बच्चों क्या है, ये सदिश, और ये क्या है उसका परिवार। तो हम इसकी जगह पर हम ये चीज़ लिख सकते हैं कि नहीं। तो यहाँ से F12 वेक्टर बराबर क्या हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन डॉट Q1 Q2 बटे R21 इंटू यहाँ बच्चों क्या हो जाएगा R21 वेक्टर अपार क्या हो जाएगा बच्चों। जरा एक चीज़ देखिए गड़बड़ी क्या हो गई, यहाँ हम लोगों ने स्क्वायर नहीं लगाया है, ठीक है, क्या नहीं लगाया स्क्वायर। तो यहाँ से बच्चों क्या हो जाएगा, अब यहाँ पर R21 क्या हो जाएगा ये स्क्वायर, और साथ में ये अब इस R ये कैप की जगह बच्चों हम ये बात रखेंगे, तो यहाँ पर R21। अब बच्चों बताओ ये स्क्वायर है और यहाँ घात बच्चों कितना है 1, तो कितना हो जाएगा 2 1 3। तो यहाँ से F12 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन डॉट Q1 Q2 बटे R21 का बच्चों क्या हो जाएगा क्यूब हो जाएगा, और ये साथ में R21 वेक्टर। तो ये बच्चों क्या हो गया, ये सदिश रूप हो गया। ये क्या हो गया बच्चों सदिश रूप। तो ये बच्चों कूलाम के नियम का सदिश रूप। अब बच्चों इसी को हम और आगे डिटेल में लिखे तो कैसे लिख सकते हैं, F12 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन डॉट Q1 Q2 बटे यहाँ क्या हो जाएगा बच्चों R21 क्यूब हो जाएगा कि नहीं, ये हो जाएगा। अब यहाँ देखो R21 वेक्टर है, R21 वेक्टर, तो हम R21 वेक्टर क्या लिख सकते हैं R1 माइनस R2, तो हम लिखेंगे R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर। तो हम इस रूप में भी लिख सकते हैं, ठीक है बच्चों। तो इतना उतारिए। अब ये तो हम बच्चों किसका मान बता दिए, ये तो बच्चों हम लोग F12 का मान बताए, लेकिन समझिएगा हम क्या इसी को हम F21 के रूप में भी लिख सकते हैं, तो इसे भी देखते हैं। तो बच्चों अगर हम F21 के रूप में लिखेंगे तो क्या होगा, देखिए बच्चों अब हम F21 के रूप में लिखते हैं F21, तो क्या हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बट्टे। अब F12 लिख रहे हैं ना, मतलब 2 पर 1 के द्वारा लगाया गया बल। तो बच्चों हम दूरी कौन वाली लेंगे 1 से, कहाँ पर लग रहा है 1 से 2 पर 1 के द्वारा लगाया गया बल। तो बच्चों हम ये वाली दूरी लेंगे, तो F ये क्या हो जाएगा R वेक्टर 12 वेक्टर, और साथ में बच्चों हम यहाँ क्या लगा देंगे R12 कैप। तो ये बच्चों इतना परिमाण हो गया और ये क्या हो गया दिशा हो गया, समझ में आ गया बच्चों। तो ये रूप, इसी को और सॉल्व करिए। F21 वेक्टर बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन डॉट Q1 Q2 बटे। अब बच्चों बताओ यहाँ पर R12 और यहाँ पर जरा देखो बच्चों ये R12 कैप है ना, R12 कैप, तो R12 कैप में हम क्या लिख सकते हैं R12 वेक्टर अपार R12। और बच्चों अच्छा यहाँ पर स्क्वायर भी रहेगा बच्चों, ठीक है, यहाँ पर स्क्वायर भी रहेगा। तो अब ये बच्चों यहाँ पर क्या है ये, और यहाँ पर घात कितना 1, ये घात 2 और ये 1 कितना हो जाएगा 3। तो F21 वेक्टर बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटा, जरा बच्चों देखो 2 1 कितना हो जाएगा 3, R12 का बच्चों क्या हो जाएगा क्यूब हो जाएगा, और ये बच्चों R12 वेक्टर। तो ये बच्चों क्या हो गया इसका मान हो गया, ये इसका रूप हो गया। लेकिन इसी को हम और आगे बच्चों क्या बढ़ा सकते हैं जरा देखिएगा। तो हम यहाँ लिखेंगे F21 वेक्टर बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटे R12 का क्यूब। अब यहाँ देखो R12 वेक्टर कितना है, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं R12 वेक्टर को हम बच्चों क्या लिखेंगे R2 माइनस R1, ठीक है बच्चों। तो क्या हो जाएगा R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर, हम ऐसे लिख सकते हैं। तो ये बच्चों इसका रूप हो गया। तो बच्चों चाहे आप ऐसे लिखो चाहे ऐसे लिखो। अब एक चीज़ जरा बताओ बच्चों, चाहे ये इस पर बल लगाए चाहे ये इस पर बल लगाए,
क्या दो के दोनों का जो मान होगा बच्चों वो समान होगा कि नहीं? दो के दोनों का जो मैग्नीट्यूड होगा, परिमाण होगा, वो क्या होगा? बराबर होगा। होगा कि नहीं बच्चों? बताओ आप। तो यहाँ पर मैग्नीट्यूड बराबर, लेकिन इसकी दिशा ये, इसकी दिशा ये, अलग अलग। तो अब बच्चों हम लोग देखते हैं कि क्या ये इस रूप में एक दूसरे के बराबर है। हमें ये भी तो सिद्ध करना है, देखना है। तो बच्चों देखते हैं क्या ये बराबर है कि नहीं। आइए देखते हैं। देखिए बच्चों, अब हमारे पास दो है, एक ये रूप है, एक ये रूप। ठीक है, तो हमारे पास F12 वेक्टर बराबर है 1/4πε Q1 Q2 बटे R21 का क्यूब और R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर, ये है बच्चों। तो अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, अगर बच्चों दोनों एक दूसरे के विपरीत है तो ये परिमाण में बराबर तभी हो सकते हैं F12 वेक्टर बराबर माइनस F21। अब ये बच्चों क्या है, ये बराबर है, मतलब ये और ये इधर जितना बल लगाएगा ये इधर ही उतना बल लगाएगा। F12 F21 क्या दोनों बराबर बल होगा, परिमाण बराबर हो गया। लेकिन बच्चों डायरेक्शन क्या है, अलग अलग। तो माइनस चिन्ह क्या बता रहा है, डायरेक्शन को बता रहा है। क्या बता रहा है, डायरेक्शन को बता रहा है। अब बच्चों हमारे पास जरा देखिए, यहाँ पर ये है, अगर हम यहाँ माइनस कॉमन ले लें, यहाँ कॉमन ले लें तो ये R1 माइनस क्या हो जाएगा, R2 हो जाएगा। जरा देखिए, हम इसी को यहाँ बढ़ाते हैं। F21 वेक्टर बराबर 1 यहाँ माइनस ले ले, अगर माइनस ले ले तो क्या हो जाएगा 1/4πε Q1 Q2 बटे। अब देखो यहाँ से बच्चों ये क्या हो जाएगा, अगर माइनस कॉमन ले लिया तो R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर हो जाएगा। देखिए R1 ये इधर आ जाएगा, ये प्लस हो जाएगा और ये वाला माइनस, माइनस कॉमन लेंगे तो चिन्ह बदल जाता है। जो माइनस होगा वो प्लस हो जाएगा और जो प्लस है वो माइनस। R12 तो इसका मतलब हम यहाँ क्या लिखेंगे, R12 का क्यूब। तो अब बच्चों बराबर हो गया कि नहीं, क्या सेम वही चीज़ है? बताओ, क्या जो ये वाला चीज़ है वही ये वाला भी है? क्लियर हो ना? तो इस तरीके से ये क्या हो गया, बराबर, एक दूसरे के परिमाण बराबर और दिशा में क्या होता है, विपरीत। यही बच्चों क्या था, कूलाम का सदिश रूप। और ये बच्चों आपको सॉल्व करने के लिए भी आता है, लिखने के लिए भी आता है। ठीक है बच्चों, अब बात करते हैं बच्चों लास्ट में इस कूलाम के नियम से रिलेटेड देखते हैं। लिमिटेशन ऑफ कूलाम्स लॉ। कूलाम का जो नियम है उसका जो लिमिटेशन क्या है, सीमाएं क्या क्या है। लिमिटेशन कूलाम्स लॉ, कूलाम के नियम की सीमाएं। कूलाम के नियम की सीमाएं। ठीक है बच्चों, क्या क्या लिमिटेशन है, क्या क्या सीमाएं है। पहला नंबर बच्चों, इसकी सीमा क्या क्या है, इसका लिमिटेशन क्या है। ये जो आवेश है, ये जो कूलाम का नियम है, इस पर ये क्या होता है, बल लगता है। ये केवल और केवल कितने रेंज तक के लिए है, 10 की घात बच्चों -15 से 10 की घात 18 मीटर की दूरी के लिए ही एप्लीकेबल है। मतलब ये क्या कहते हैं, जरा समझिएगा, ये केवल और केवल उतने ही दूरी के लिए है कि क्या कहते हैं, आपका जो लगने वाला बल है उसके बीच की दूरी बहुत कम हो। ठीक है, मतलब ये रेंज का मतलब बच्चों दूरी, ये Q1 और ये बच्चों Q2, तो इसके बीच की दूरी अगर इसी रेंज में होगा तभी ये बल एप्लीकेबल होगा, वरना ये बल एप्लीकेबल नहीं होगा। ठीक है, कूलाम का नियम वहाँ फॉलो नहीं करेगा। दूसरा नंबर जरा देखिएगा, ये जो कूलाम का नियम है वो बच्चों पॉइंट चार्ज के लिए है। किसके लिए, पॉइंट चार्ज, मतलब बिंदुवत आवेश। बिंदुवत आवेश, ये जो कूलाम का नियम है वो क्या है, बिंदुवत आवेश के लिए। ठीक है, 10⁻⁻15 10⁻18, तो बिंदुवत आवेश। अब बच्चों बिंदुवत आवेश का मतलब जो हम आवेश लेंगे वो कैसा हो, पॉइंट चार्ज हो।
पॉइंट चार्ज हो। लेकिन बच्चों कई जगह ऐसा आएगा, हम कहेंगे एक गोले पर आवेश इतना है और एक गोले पर आवेश इतना है, इनके बीच लगने वाले बल का मान कितना होगा। तो बच्चों अब वहाँ जब गोला दे देगा ना, तब भी हम कूलॉम का नियम ही लगाएंगे। लेकिन बच्चों पॉइंट चार्ज का मतलब ये होता है कि भले से ये क्या है, गोला है, लेकिन इनके बीच की जो दूरी इतनी है वो उसके दूरी की तुलना में क्या है, बहुत छोटा सा। क्या है, बहुत छोटा सा। अब बच्चों ये बताओ, जैसे हमने एक ये दूरी खींच दिया और ये बिंदु इस दूरी की तुलना में क्या है, बहुत छोटा, तो हम इसे क्या मानेंगे, पॉइंट मानेंगे। अगर हमने एक इतनी लंबाई खींच दी तो इस इतने पूरे लंबाई की तुलना में ये क्या है, इतना है, तो इसे हम एक पॉइंट ही तो मानेंगे। तो पॉइंट चार्ज का बच्चों मतलब ये है। ठीक है बच्चों। और अगला जो है, तीसरा जो इसका लिमिटेशन है, ये केवल और केवल स्टैटिक चार्ज के लिए है। स्टैटिक चार्ज, स्टैटिक चार्ज का मतलब क्या है बच्चों, स्थिर आवेश, स्थिर आवेश के लिए है। जो कूलॉम का नियम है वो बच्चों केवल और केवल स्थिर आवेश के लिए है। ठीक है बच्चों, मतलब आवेश रुका हुआ हो, स्थिर आवेश, या आप कह सकते हो बच्चों रेस्ट चार्ज, रेस्ट चार्ज। ठीक है बच्चों, तो ये कूलॉम के नियम का बच्चों क्या था, लिमिटेशन था। अब बच्चों कुछ चीजें और देख लेते हैं। एक नोट लिखते हैं बच्चों, नोट नंबर 1। जो इलेक्ट्रिक फोर्स होता है बच्चों, इलेक्ट्रिक फोर्स को फ्रिक्शन फोर्स, इलेक्ट्रिक फोर्स को फ्रिक्शन फोर्स कामा विस्कस फोर्स के समान माना जाता है। ठीक है बच्चों, तो जो वैद्युत बल है उसको बच्चों घर्षण बल, फ्रिक्शन फोर्स को बच्चों क्या कहते हैं, घर्षण बल कहते हैं। और ये बच्चों विस्कस फोर्स को बच्चों श्यान बल कहते हैं। क्या कहते हैं, श्यान बल। श्यान बल का अब जरा देखो, घर्षण बल क्या होता है, दो ठोस वस्तुओं के सतह के बीच में जो बल लगता है, दो ठोस वस्तु है, अगर इनके बीच में रिलेटिव मोशन हो बच्चों, मतलब एक दूसरे के विपरीत क्या करे, गति करे, रिलेटिव मोशन हो, तो इनके सतह के बीच में एक बल लगता है जिसे हम लोग क्या कहते हैं, घर्षण बल। जैसे हम लोग चलते हैं, जब बच्चों हम लोग चलते हैं तो ये मान लो ये क्या है, एक ये सतह है, एक ये है, और ये इस पर हम लोग चल रहे हैं। जब इस पर चलते हैं तो इस सतह और इस सतह के बीच में एक बल लगता है जिसे क्या कहते हैं, घर्षण बल कहते हैं। ठीक है बच्चों, तो घर्षण बल, तो ये घर्षण आपने देखा फ्रिक्शन मेथड से ही तो वैद्युत बल आया। बताओ बच्चों, क्या उसमें घर्षण नहीं हुआ था? घर्षण आएगा तो चार्ज आएगा, और चार्ज आएगा तो उनके बीच में बल लगेगा, और बल लगेगा तो वही बल बच्चों क्या कहलाएगा, वैद्युत बल कहलाएगा। समझ पा रहे हो कि नहीं बच्चों? आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि आपको समझ में आ रहा है कि नहीं। ठीक है बच्चों, अब ये तो हो गया। अब विस्कस फोर्स, अब एक चीज जरा बताओ बच्चों, जो घर्षण बल और विस्कस बल होता है, श्यान बल होता है, दो को दोनों एक ही लगभग होते हैं। बस होता है दो ठोस के सतहों के बीच में लगने वाले बल को क्या कहेंगे, घर्षण बल। और यहाँ पर बच्चों क्या होगा, श्यान बल। दो लिक्विड है, एक तरल है। ये बच्चों एक तरल ऐसे बह रहा है, एक ये बच्चों तरल बह रहा है। इन दोनों के सतह के बीच में जो रिलेटिव मोशन होता है, उसके बीच जो बल लगता है उसे बच्चों विस्कस फोर्स कहते हैं। आप लोगों ने कक्षा 11 में आप लोगों ने पढ़ा है श्यान बल। ठीक है, क्लियर हो बच्चों? तो इसको, इन दोनों को इलेक्ट्रिक फोर्स के ही बराबर समतुल्य माना गया है। तो बच्चों कहीं ऑप्शन में ये दे दिया जाए कि बताइए निम्न में से कौन सा क्या कहते हैं वैद्युत बल नहीं है। अगर मैंने लिख दिया निम्न में से कौन सा वैद्युत बल नहीं है, ऑप्शन ए बच्चों हम लोगों ने दे दिया, हमने क्या दे दिया, गुरुत्वाकर्षण बल। ठीक है बच्चों, गुरुत्वाकर्षण बल। ठीक है बच्चों, दूसरा ऑप्शन हम लोगों ने दे दिया श्यान बल। तीसरा हमने दे दिया घर्षण बल।
घर्षण बल। तो अब बताओ बच्चों इसमें से कौन सा नहीं है, गुरुत्वाकर्षण बल। ठीक है बच्चों, क्यों? क्योंकि घर्षण बल और श्यान बल को किसके समतुल्य माना गया है, वैद्युत बल को। ठीक है बच्चों, तो ये बच्चों नोट था कि कहते हैं, तो ये इतना कूलाम के नियम के बारे में था। ठीक है बच्चों, अब ऐसा नहीं है कि कूलाम का नियम पूरा खत्म हो गया। थ्योरेटिकली अगर देखा जाए तो बच्चों खत्म हो गया। जो थ्योरी से आपको क्वेश्चन आता है, पूछा जाता है आपके बोर्ड एग्जाम में, चाहे वो बच्चों बिहार बोर्ड हो, चाहे छत्तीसगढ़ बोर्ड, चाहे वो यूपी बोर्ड, चाहे जो बोर्ड हो, वहाँ से जितना क्वेश्चन पूछा जाता है हमने बता दिया। अब बच्चों हम अगले पार्ट में देखेंगे इसी कूलाम के नियम का, जो 1/4πε0 Q1 Q2 बट्टा R² है फार्मूला, इसी का बच्चों एप्लीकेशन देखेंगे, न्यूमेरिकल देखेंगे, एप्लीकेशन देखेंगे। ठीक है बच्चों, तो अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आया हो तो ज़रूर लाइक करें बच्चों, और आप अपने दोस्तों में इसे ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करें। आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करोगे, आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करोगे, आप बताओगे कैसे पढ़ा रहे हैं, तो हमारा भी कॉन्फिडेंस क्या होगा, बढ़ेगा। ठीक है बच्चों, कोई दिक्कत नहीं ना।